हम डील कर रहे हैं विद स्पेक्ट्रम्स अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के साथ। राइट नाउ वी आर ऑन अ चैप्टर थर्ड जो कि है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया एंड ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का पार्ट थर्ड होगा। इन आर पार्ट टू वी हैव डेल्ट कि कैसे पोर्चुगीज ने अपनी पावर यहाँ पर कंसोलिडेट की और कैसे उन्होंने फाइनली एलिमिनेट किया और रादर दे मेड देम वेरी वीक ट्रेडिंग में एंड दैट वाज द Arab traders who are the constant competitors of the Portuguese. Then we have learned that arrival of दो different governors of Portuguese in India और उनका क्या रोल रहा. We have seen the very famous blue water policy और कैसे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने उसे यहाँ पर स्टैब्लिश किया और कैसे he said that how important the naval force was. Then we have also seen how Portuguese were really encouraged to take local wives and assimilate इंडिया की सोसाइटी में एंड स्लोली इंडिया की पॉलिटिक्स में भी कैसे गोवा जो कि पहली टेरिटरी ऑफ इंडिया थी जो किसी भी यूरोपियन पावर के कब्जे में आती है इन मॉडर्न इंडिया आफ्टर द एंशियंट इंडियाज अलेक्जेंडर द ग्रेट के टाइम से एंड एक और फैक्ट हमने जो देखा वो था अबॉलिशन ऑफ सती जो अगेन पोर्चुगीज रूल के दरमियान होता है। बट टुडे विल मूव अहेड एंड विल सी कि कैसे पावर स्टैब्लिश की गई और कैसे चीज़ें बदलती हैं पोर्चुगीज के लिए। लेट्स बिगिन। सो द न्यू गवर्नर पोर्चुगीज का जो इंडिया में आएंगे वो होगा नीनो डकुनिया। नीनो दकुनिया जो है उन्होंने अपनी ऑफिस एज अ गवर्नर 1529 में अक्वायर की एंड ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर ही डिड वेरी स्ट्रैटेजिक थिंग जो कि हेडक्वार्टर हुआ करता था पोर्चुगीज का कोचिन में उसे गोवा में ट्रांसफ़र कर दिया। वी नो दैट गोवा उनके टेरिटरी बन चुका था कंप्लीटली सो उन्होंने अपनी पावर कोचिन से गोवा हेडक्वार्टर के सूरत में चेंज कर ली। यहाँ पे एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है दैट इज द बहादुर शाह ऑफ गुजरात। सो बहादुर शाह ऑफ गुजरात उसका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विद द मुगल एम्परर हुमायूं। सो अपनी पावर बढ़ाने के लिए ही आस्क्ड फॉर हेल्प पोर्चुगीज की एंड दे हेल्प्ड हिम। अब इन्हें हेल्प का नतीजा फायदा ये हुआ कि दे गॉट द आइलैंड ऑफ बेसिन और सिर्फ उन्हें वो आइलैंड नहीं मिला इट केम विद ऑल द डिपेंडेंसीज एंड द रेवेन्यूज ऑल्सो। बहादुर शाह जो था उन्होंने प्रॉमिस किया पोर्चुगीज को दीयू भी देने का। हावेवर जब बहादुर शाह के रिलेशंस पोर्चुगीज के साथ सावर हो गए जब हुमायूं फाइनली विदड्रॉ कर लेगा फ्रॉम गुजरात एंड ही बिकम्स ओके विद द मुगल पावर सो तब पोर्चुगीज और बहादुर शाह ऑफ गुजरात के रिलेशंस थोड़े खराब हो जाएंगे। बट नन द लेस नाउ दे हैव कम इन टू द इंडियन पॉलिटिक्स क्योंकि वो अब अलाइज बना रहे हैं। नाउ दे आर सपोर्टिंग समवन एंड अपोजिंग समवन सो नाउ वो ऑफिशियली पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं। जो टाउन के लोग थे जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे लोकल लोग थे वो पोर्चुगीज के साथ लड़ाई करने लगे वो पोर्चुगीज का साथ देने लगे। इसकी वजह से बहादुर शाह ने सोचा कि उसे एक पार्टीशनिंग वॉल की ज़रूरत है बट दैट डिड नॉट हैपन। इस क्यों नहीं हुआ क्योंकि पोर्चुगीज ने नेगोशिएशन शुरू कर दी ओके रूलर ऑफ गुजरात के साथ। वो कौन था? ऑफ कोर्स दैट वाज बहादुर शाह। तो इसी नेगोशिएशन के लिए ही वॉज कॉल्ड रूलर ऑफ गुजरात वॉज कॉल्ड एक पोर्चुगीज शिप पर टू नेगोशिएट थिंग्स बट व्हाट हैपेंस दैट इज रियली सैड ही वॉज किल्ड बाय द पोर्चुगीज। और जो द कुनिया है ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल। सी टिल नाउ वी हैव सीन दैट कि वो लोग वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर हैं। पोर्चुगीज इंडिया में यूरोपियंस इंडिया में आते हैं वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर और वो लोग का पावर वहीं पर चल रहा है बी इट कोचिन कन्नौर इवन इन गोवा।
बट नाउ दे आर ट्राइंग टू हैव इन्फ्लुएंस इन बंगाल, जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है. सो नाउ वी कैन सी कि वो अक्रॉस इंडिया राइट अपोजिट जो कोस्ट है वहां पर भी पावर बढ़ाना चाहते हैं. एंड वो कैसे करते हैं? वो स्लोली करते हैं. दे स्टार्ट सेटलिंग पोर्चुगीज नेशनल्स देयर विथ हुगली एज देयर हेडक्वार्टर. वो लोग स्लोली जो पोर्चुगीज लोग हैं उन्हें बंगाल में हुगली के आसपास सेटल करना शुरू करते हैं और दे मेक देम वर्क हुगली एज अ हेडक्वार्टर सो दैट स्लोली वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन भी बढ़े, दे बी सेटल्ड देयर, एसिमुलेट हो जाए वहाँ के कल्चर में एंड लेटर और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाए. वेरी स्मार्ट डील दैट पोर्चुगीज यूज्ड. अब ऐसा क्या हुआ फेवरेबल पोर्चुगीज के लिए कि उनका सो फास्ट वो इंडिया में इतने इम्पॉर्टेंट हो गए और इतना कंट्रोल उन्होंने जमा लिया फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. सो गुजरात को छोड़कर ओके जो कि बहुत ही पावरफुल महमूद बेगारा के जरिए रूल किया जाता था ड्यूरिंग दिस टाइम, जो मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न पार्ट था जो कि बहुत ही छोटे छोटे अलग अलग नेटिव राजा लोगों के जरिए रूल किया जाता था, उस पर पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था. और अगर हम डेक्कन यानी अगर हम साउथ इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी या फिर किंगडम रही है जो कि है बहामनी किंगडम, वो टूट रहा था. इट वॉज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर किंगडम्स. एंड वी नो जब कोई चीज़ एक साथ है एकजुट है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, लेकिन इफ समथिंग इज ब्रेकिंग अप वो लूज होता जा रहा है छोटे छोटे किंगडम में, सो ऑफकोर्स उनकी आर्मी डिवाइड होगी, उनकी कमोडिटीज, उनकी पावर, एवरीथिंग वुड बी डिवाइडेड. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो पोर्चुगीज़ की ब्लू वाटर पॉलिसी के ज़रिए दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नेवी. और जो भी नेटिव इंडियन रूलर्स थे वो इसमें लैक करते थे वेरी बैडली. दे डिड नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ नेवी जो पोर्चुगीज़ के पास थी. और इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं नेवल स्ट्रेंथ बढ़ाने में, क्योंकि इंडिया में मेन लैंड इंडिया में लड़ाई हो रही थी. दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट अराउंड दैट या फिर नेवी बनाई जाए या समंदर पे कंट्रोल किया जाए. दे वर नॉट थिंकिंग दैट बिकॉज वो हिंदू कुश से इंडिया में आए थे और वो हिमालय के पीछे से आए थे एंड दे वर ट्राइंग टू रूल अराउंड दिल्ली एंड देन डेक्कन में भी आते थे. तो समंदरी रास्तों का या एक्सप्लोर करने का दिस थॉट वाज नॉट इन इंडिया. लेकिन पोर्चुगीज ने ये समझ लिया था और उनकी नेवी स्ट्रांग थी. अगर हम फार ईस्ट की बात करें सो चाइनीज एम्परर की एक इंटरनेशनल डिक्री की वजह से यहाँ पर जो नेविगेशनल शिप्स थी वो यहाँ पर ज़्यादा चाइनीज़ की नहीं आती थी. और अरब मर्चेंट्स को और शिप ओनर्स को तो ये लोग पिक्चर से हटा ही चुके थे और पोर्चुगीज का डोमिनेंस बढ़ चुका था इंडियन ओशन ट्रेड में. और किसी के पास इतनी पावर नहीं थी, इतनी यूनिटी, इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी दैट द पोर्चुगीज हैड. और इवन जो पोर्चुगीज की शिप होती थी उस पर कैनन्स लगे हुए थे, उस पर तोप लगे हुए थे. तो दे वर रेडी टू फाइट एनी सॉर्ट ऑफ वॉर, बी इट ऑन द सी शोर्स या फिर अगर समंदर में भी कोई लड़ाई होती है तो. सो ये सब जो डिफरेंट स्मॉल स्मॉल चीज़ें थी वो वर्क की इन द फेवर ऑफ द पोर्चुगीज. उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बढ़ता चला गया. अब जब उनके पास पावर आ गई सो वो कैसे मेंटेन करते थे अपना स्टेट को, कैसे पोर्चुगीज स्टेट वर्क अराउंड करता था. सो विल सी दैट जो जनरल टेंडेंसी इज टू अंडर एस्टिमेट द पोर्चुगीज होल्ड ऑन इंडिया. ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें पोर्चुगीज के रोल को बहुत ही लाइटली लिया गया है. इवन इट सेज दैट Estado Portuguese द इंडिया, दैट इज स्टेट ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया, वो है बहुत बड़ा एलिमेंट था इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन उसको उतना क्रेडिट नहीं दिया जाता. वी टॉक अबाउट ब्रिटिशर्स एंड देयर कंट्रोल, ऑफ कोर्स दैट वाज वेरी ह्यूमंगस, बट वी कैन नॉट इग्नोर जो पहले यूरोपियन पावर्स इंडिया में आए और उन्होंने ग्राउंड जीरो से अपने यहाँ पर पावर बढ़ाई और कैसे उन्होंने अपने यहाँ पर स्टेट को मेंटेन किया. जो बहुत ज़्यादा कोस्टल पार्ट्स थे ऑफ इंडिया के वो पोर्चुगीज पावर में आ गए थे पहले 50 साल में ही.
वास्को डी गामा के इंडिया में आते ही। मतलब 1498 के बाद जो पहला 50 साल थे उसमें ही पोर्चुगीज ने बहुत से कोस्टल एरिया को इंडिया के अपने कंट्रोल में कर लिया था। आप 60 माइल्स जो था गोवा के कोस्ट के अराउंड का जो एरिया था वो कंप्लीटली अंडर पोर्चुगीज था। और अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें जो कि मुंबई से लेकर दमन और दीव तक, इवन दे स्टार्टेड अप्रोचिंग गुजरात, और यहाँ के जो पोर्ट्स होते थे वो सब उनके कंट्रोल में थे। इवन हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस में ये एसिमिलेट हो चुके थे। जैसा कि हम जानते हैं कि वो नेटिव लोकल वाइब्स लेते थे और कैसे वो यहाँ पर इंडिया को अपना न्यू सेटलमेंट, न्यू होम मान चुके थे। सो वो यहाँ के पॉलिटिक्स में, यहाँ के विलेज लाइफ में बिल्कुल जुड़ चुके थे और ये सब उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें सो उनके पास सी पोर्ट्स इतने थे, इतने फोर्ट्रेसेस थे, द ट्रेडिंग पोस्ट दैट दे हैव मेड। फॉर एग्जांपल अगर हम चंद के नाम ले तो फॉर एग्जांपल मैंगलोर, कन्नौर, कोचिन, कैलिकट, कैलिकट में तो वो लैंड ही हुए थे, ये सब अंडर देयर कंट्रोल था। और मलाबार में वो पावर कंसोलिडेट करते जा रहे थे और ये सब इनफ था अपने इन्फ्लुएंस और कंट्रोल को वहाँ के लोकल रूलर्स पर डालना। और वो ऑफ कोर्स जो उनके ट्रेडिंग का मेन पॉइंट था वो था टू गेट स्पाइसेस फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम इंडिया एंड सोल देम इन द यूरोपियन मार्केट। सो जो स्पाइस ग्रोइंग लैंड था वो उनका मेन निशाना हुआ करता था। उन्होंने अपनी मिलिट्री पोस्ट बनाई, सेटल किया उन्हें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें तो वहाँ पे सेंट थॉम जो कि चेन्नई में है, नागापट्टनम आंध्रा में, यहाँ पर उन्होंने अपनी मिलिट्री पोस्ट बना दी सो दैट इफ एनीवन ट्राई टू उन्हें बिट्रे करने का या उनसे लड़ाई करने का, दे कुड बी एवरी टाइम रेडी टू फेस देम। और हम देखते हैं कि 16वीं सदी के अंत तक उनकी वेल्थ बढ़ चुकी थी, उनके सेटलमेंट्स बढ़ चुके थे। और हम देखते हैं कि इवन हुगली जो कि ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, वेस्ट बंगाल में, वहां पर भी वो अपनी डोमिनेशन बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत सारे एनवॉइज और एम्बेसडर्स, गुडविल एम्बेसडर्स एक्सचेंज होते थे गोवा से अदर किंगडम्स ऑफ इंडिया में। ऑफ कोर्स गोवा से हमारा मतलब है पोर्चुगीज का, क्योंकि दैट वाज देयर हेडक्वार्टर्स, जो कि कैलिकट से गोवा शिफ्ट कर दिया गया था। ट्रीटीज, बहुत सारी ट्रीटीज साइन किए गए थे बिटवीन गोवा दैट इज पोर्चुगीज और जो डेक्कन सुल्तान थे, यानी जो बहामनी किंगडम के सुल्तान थे 1570 के आसपास। और ये हमेशा रिन्यू होते थे। फॉर एग्जांपल उन्होंने अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर लिए थे एम्बेसडर्स भेज के, ट्रीटीज बनाकर, जो डेक्कन के सुल्तान थे। और वो बार बार अगर एक सुल्तान जाकर दूसरा सुल्तान आता था ऑफ द सेम किंगडम, सो उनकी पॉलिसीज भी रिन्यू हो जाती थी। तो ऐसा नहीं था कि एक छोटे टाइम के लिए उनकी ट्रीटीज बनी थी, वो रिन्यू होती रहती थी। अब क्या होने लगा कि पोर्चुगीज की पावर इतनी बढ़ गई, वो इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगे कि अब वो सक्सेसिव बैटल्स में लोगों का साथ देने लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि साउथ इंडिया में जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जो लड़ाई किया करते थे एक दूसरे के लिए एंड दे वर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, वो था विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सुल्तान, दैट मीन्स बहामनी किंगडम। तो विजयनगर और बहामनी किंगडम के सक्सेसिव बैटल्स में पोर्चुगीज का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने लगा। इवन बिटवीन द डेक्कनीज एंड द मुगल्स, यानी साउथ इंडिया और हमारी दिल्ली, मुगल्स के साथ भी जो सक्सेसिव बैटल्स है उसमें पोर्चुगीज का से होने लगा। दे स्टार्टेड कमिंग इन बिटवीन मुगल्स एंड द मराठास, those who are in constant conflict with regard to Marathwada and Deccan region and western parts of India. So can you imagine a new European पावर कमिंग इन टू इंडिया एंड इवेंचुअली वो इतने स्ट्रांग हो गए कि इंडिया की मेन पॉलिटिक्स में दे हैव कम इन टू इट। और इंटरेस्टिंगली जो पोर्चुगीज जो थे वो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दे वर द फर्स्ट टू कम या एंड लास्ट टू लीव 1961 में, जब फाइनली इंडिया ने रिकैप्चर किया गोवा, दमन और दीव को, जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था under the great Sardar Patel. Then we occupied these three areas back into India.
सो आफ्टर नोइंग अबाउट पोर्चुगीज स्टेट, नाउ इट्स टाइम टू नो कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, वो किस तरह वर्क करता था। सो ऑफ कोर्स उनका जो हेड होता था इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, वो कहलाता था वाइस रॉय, एंड उनका टेन्योर होता था 3 इयर्स का। विथ हिज सेक्रेटरी, ऑफ कोर्स उसकी एड के लिए देयर यूज्ड टू बी सेक्रेटरीज, एंड इन द लेटर ईयर्स हम देखते हैं कि काउंसिल भी नजर आती है। नेक्स्ट द इम्पोर्टेंस केम विथ वेडर द फजिंदा। ओके, ये एक पोजीशन होती थी, एंड दिस पर्सन वाज रिस्पॉन्सिबल रेवेन्यूज के लिए, कैसे टैक्सेशन आ रहा है, हाउ इकोनॉमिक थिंग्स आर गोइंग वर्क, एंड जो कार्गोज होते थे, जो ट्रेड के लिए जो कार्गोज होते थे कमोडिटीज के, उनका डिस्पैच किस तरह हो रहा है, और जो उनके फ्लीट्स हैं, जो उनके नेवल फ्लीट्स हैं, उसमें कैसे चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से जो ईस्टर्न कमोडिटीज़ हैं वो कैसे लिस्बन तक पहुंचती हैं, कैसे पोर्चुगीज पहुंचती है, उसकी जो डिस्पैचमेंट है, कार्गोज आर राइट और नॉट, ये सब जो है ये वर्क था वेडर द फेजिंदा का। ऑफ कोर्स इट्स अ पोर्चुगीज टर्म, तो इसलिए इट्स अ बिट डिफरेंट, बट बेसिकली ये एक पोजीशन होती थी। देन अगर हम फोर्ट्रेसेस की बात करें, सो फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना वर अंडर कैप्टन्स। अगर फोर्ट्रेस था, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा कैलीकट में या फिर गोवा में जो फोर्ट्रेसेस वगैरह बनाए जाते थे, उसका जो मेंटेनेंस होता था और लुक आफ्टर होता था वो कैप्टन्स के जरिए होता था, असिस्टेड बाय फैक्टर्स। सी अगेन यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब एक पोजीशन से है, एक टाइप ऑफ पीपल से है। यहाँ पे फैक्टर्स का मतलब है स्मॉल ट्रेडर्स जो एक तरीके से कमीशन लेकर ट्रेड करते हैं। कैप्टन्स जो होते थे उनकी ये मदद किया करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स इन्होंने जो अपनी पावर है वो बढ़ते जब गई, सो कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होने की वजह से उसका बहुत ही गलत इस्तेमाल किया अपने पर्सनल ट्रेड के लिए। सो कंपनी में जो फैक्टर्स हुआ करते थे, जो लोग एज अ फैक्टर पोर्चुगीज कंपनी में काम करते थे, अब वो वक्त में वी डिड नॉट हैव इंटरनेट या फिर मोबाइल फैसिलिटीज, तो जो नेवल हमारी शिप्स जाया करती थी वो मंथ्स के लिए जाती थी। सो यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। सो इसी बात का फ़ायदा उठाया इन फैक्टर्स ने और अपनी पर्सनल ट्रेडिंग शुरू कर दी। जो पोर्चुगीज स्टेट था उसमें रिलीजन का क्या रोल था और हाउ दे वर मेंटेनिंग थिंग्स। सो जैसे कि हम जानते हैं दे वर क्रिश्चियन बाय द रिलीजन एंड दे वांटेड टू प्रोपोगेट दैट। वो जब यहाँ पर इंडिया में आए ही थे तो उनका 2 पॉइंट था, वन वाज ट्रेडिंग, सेकंड वाज टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी। सो जो मूअर्स थे अफ्रीका के नेटिव्स हैं, उन्हें मूअर्स भी कहा जाता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा बिटर एनिमीज थे पोर्चुगीज़ के नॉर्थ अफ्रीका में। और अरब्स के बारे में तो हम जानते ही हैं। Arriving in the East, the Portuguese brought with them the same zeal to promote Christianity and the wish to persecute all Muslims. ये उनका ऑफ कोर्स राइट फ्रॉम द पॉइंट दे केम टू द ईस्ट, उन्हें प्रमोट करना था क्रिश्चियनिटी को और परसिक्यूट करना था मुस्लिम्स को, जो हम एट वेरियस पॉइंट विटनेस करते हैं। दे वर वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम्स। द पोर्चुगीज वर इनिशियली क्वाइट टॉलरेंट टुवर्ड्स द हिंदू। अगर हम उनकी ट्रीटमेंट देखें इन इंडिया अबाउट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हम मुस्लिम्स को परसिक्यूट करते थे, बट इन द बिगिनिंग वो टॉलरेंट थे हिंदूज के मुतालिक, बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि ओवर टाइम जब इंट्रोडक्शन हो गया उनकी पावर का और उनका पावर गोवा में इंक्विजिशन बढ़ गया, सो नाउ उनका जो रोल है वो एटमॉस्फेरिकली गोवा में हिंदूज के खिलाफ भी बदल गया, और वो लोग नाउ दे वर नॉट टॉलरेंट, दे इवन प्रोसिक्यूटेड अ लॉट ऑफ हिंदूज इन गोवा फॉर दैट सेक। बट इन स्पाइट ऑफ उनके इंटॉलरेंट बिहेवियर से, जो जेसुइट्स कौन है, अगेन क्रिश्चियंस जो जीसस में बिलीव करते हैं, और ऑफ कोर्स इज द क्रिश्चियंस। सो उन्हें जेसुइट्स भी कहा जाता है, लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज, जिनका मतलब ही होता है, मकसद होता है लाइफ का टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। सो इन्होंने एक अच्छा इंप्रेशन बना लिया था एट द कोर्ट ऑफ अकबर। We know Akbar is the most tolerant ruler among the Mughals, or he was very interested in
थियोलॉजी, और उन्होंने एक नया रिलीजन, वी कांट से रिलीजन, अ फेथ स्टार्ट किया था, दैट वाज कॉल्ड दीन इलाही. Little bit to know about Deen Ilahi, he took all the good things from many different religions and started a faith called Deen Ilahi. He was very interested in the questions of theology, religion से related questions में. And in the year 1579 अकबर ने एक लेटर लिखा गोवा की अथॉरिटीज को, एंड ही आस्क्ड देम कि आप हमें दो लर्नेड प्रीस्ट अगर हम कहें तो क्रिश्चियन पंडित्स, नॉलेजेबल पीपल ऑफ क्रिश्चियनिटी, उन्हें आप भेजें. सो ऑफकोर्स पोर्चुगीज का एक बहुत बड़ा एम हमेशा से रहा था तो प्रमोट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. सो दे वर वेरी ईगर, और बहुत हैप्पीली वो लोग भेजते हैं और इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं. यहाँ पे उनका अल्टीरियर मोटिव ये होता है कि हम एम्पेरर को, यानी जो अकबर है, उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे क्रिश्चियनिटी में. और ऑफ कोर्स अगर कोई रूलर कन्वर्ट होता है तो उनकी कोर्ट कन्वर्ट होगी और उनकी पूरी अवाम, उनकी पूरी प्रजा भी कन्वर्ट हो जाएगी. ये उनका मोटिव था. सो जो जेसुइट्स थे, दो फादर्स जो हैं फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं, और वो दो होते हैं रोडोल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोजेराटे. ये दो जेसुइट्स जो है फतेहपुर सीकरी पहुंचते हैं. एंड ऑफ कोर्स अकबर ने उन्हें बुलाया था, सो दे वर रिसीव्ड विद अल्टीमेट ऑनर, और उन्हें बहुत अच्छे से रखा गया. ये दोनों ऑल दो 1583 में वापस चले जाते हैं, और पोर्चुगीज का जो लॉन्ग ड्रीम था अकबर के कन्वर्जन का, वो पूरा नहीं हो पाता है. ही डिड नॉट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी. देन अगेन अकबर ने एक सेकेंड लेटर लिखकर एक सेकेंड मिशन को बुलाया, और ये वक्त था 1590 का. 2 साल तक वो लोग अकबर की कोर्ट में रहे, बट अगेन इट एंडेड ऑन अ सिमिलर नोट. अगेन कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ. Then a third mission was invited again by Akbar, और ये हुआ 1595 में, और दिस टाइम दे केम टू लाहौर. एट दैट टाइम अकबर की कोर्ट जो है 1595 में वो लाहौर में थी, ना कि दिल्ली में. नाउ ये जो थर्ड मिशन के लोग आए थे ये वापस नहीं गए, वो एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर वहां पर रह गए, और उनका इन्फ्लुएंस जो है सेक्युलर पॉलिटिक्स पर, अकबर की पॉलिटिक्स पर स्लोली बढ़ता गया. तो अगर हम तीनों मिशन की बात करें तो थर्ड मिशन जो था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा. इसमें आए थे फादर्स जेरोमी जेवियर और इमैनुअल पिन्हेरियो. इमैनुअल पिन्हेरियो का हम लेटर भी देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा. सो ये लीडर्स थे उस मिशन के, और जो इनके लेटर्स हैं जो उन्होंने अकबर की कोर्ट से लिखे अपने यूरोपियन देश में या फिर अपने अदर क्रिश्चियन लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए. किस बात के लिए? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अकबर की कोर्ट के. जैसा कि मैंने कहा ये वापस नहीं गए, दे स्टेड इन अकबर्स कोर्ट, एक तरीके के परमानेंट स्टेयर्स बन गए. तो जब वो लेटर्स लिखते थे तो अकबर के रूल के बारे में, अकबर के कोर्ट के बारे में अपने फेलो क्रिश्चियन लोगों को बताते थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स भी बन गए. अगर हम अकबर के बाद बात करें उनके बेटे प्रिंस सलीम की, तो जब ये थ्रोन पर आए एज जहांगीर, प्रिंस सलीम एंड जहांगीर, 2 नेम्स ऑफ द सेम पर्सन. सो ये मुस्लिम्स का फेवर लेने के लिए, टू मेक देम हैप्पी, ही निग्लेक्टेड द जेसुइट्स फादर. इन्होंने क्रिश्चियनिटी के खिलाफ नहीं कहेंगे, बट ही डिड नॉट बिहेव द वे उनके फादर अकबर बिहेव करते थे विथ रिगार्ड टू द जेसुइट्स फादर. However, his temporary estrangement from the Jesuits end, and around 1606 उन्होंने अपने फेवर्स वापस उन पर देने लगे. अगेन 1606 में देखा जाता है कि मुगल अंपायर जैसे बिहेव करता था क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, अकबर के वक्त पर, सलीम के वक्त में भी होने लगा. और उनका एक बहुत बड़ा चर्च लाहौर में बनाया गया, और यहाँ पे वो उनका कॉलेजियम भी बनाया गया, यानी जहाँ पर उनके पंडित प्रीस्ट रहा करते थे. और 1608 में ऐसा देखा गया कि अराउंड 20 बैप्टिज्म्स हुए. बैप्टिज्म क्या होता है? बैप्टिज्म कन्वर्जन जब होता है कोई भी अदर रिलीजन से, अगर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन होता है तो उनका बैप्टिज्म किया जाता है. जैसे आर्य समाज के जरिए शुद्धि मूवमेंट शुरू किया गया था, शुद्धि की जाती थी अगर आप कोई और रिलीजन से आते हैं तो.
और बैप्टिज्म यहाँ पे दो मीनिंग है। एक, अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनिटी में उनका बैप्टिज्म किया जाता है, एक तरीके से वो उनका फॉर्मल वेलकम होता है क्रिश्चियनिटी में। सो ये आगरा में हुए। सो अगर ओपनली बैप्टिज्म आगरा में हुए तो अगेन ये इस बात का सबूत है कि पब्लिकली वो लोग कितने इजीली और विथ लिबर्टी अपने रिलीजन को फॉलो करते थे। इवन इट वॉज एज फ्रीली एज वो पोर्चुगल में क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। सो इन आगरा, लाहौर, एवरीथिंग वॉज वेरी मच फेवर विथ रिगार्ड टू क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफ पोर्चुगीज। Jahangir's conduct was such that the Jesuit priest became hopeful. Again, पोर्चुगीज के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि हम फाइनली अकबर को तो नहीं बट जहांगीर को हम क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में ले आएंगे। हाउएवर दीज होप्स वर आल्सो बिलीव्ड। ये भी नहीं हुआ। मोर ओवर, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो एरोगेंट एक्शंस थे पोर्चुगीज वॉइस रॉयस के स्पेसिफिकली, इसकी वजह से जो मुगल एम्परर है और जो पोर्चुगीज है उनके दरमियान रिफ्ट पैदा हो गई, एक तरीके का खलिश आ गई। दे स्टार्टेड लिविंग अपार्ट, और ये हुआ पोर्चुगीज वॉइस रॉयस के जरिए। बट क्या किया था पोर्चुगीज वॉइस रॉयस ने, वो हम देखेंगे इन फ्यू मिनट्स। पोर्चुगीज ने अपना फेवर कैसे लूज किया विथ रिगार्ड टू मुगल्स? लेट्स सी। नाउ सी, अ न्यू यूरोपियन पावर हैज कम। वी आर इन द ईयर 1608 और अराइवल होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस का विथ हिज वेरी फेमस शिप हेक्टर, और ये पहुंचते हैं सूरत। इनके पास होता है जेम्स द वन, जो कि उस वक्त के इंग्लैंड के किंग थे, उनका लेटर, और ये आते हैं जहांगीर के कोर्ट में और वो लेटर देते हैं। द लेटर इज लाइक अ रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर द परमिशन कि क्या ब्रिटिशर्स, इंग्लिश पीपल कैन डू बिजनेस इन इंडिया। अब इस वक्त जहांगीर की कोर्ट में होते हैं फादर पिनहेरियो, थर्ड मिशन के, एंड वो पोर्चुगीज अथॉरिटीज के साथ मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो मुगल कोर्ट ना पहुंच पाए, बट वो नहीं होता और वो जहांगीर से मिल लेते हैं। ऑफ कोर्स जहांगीर एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट्स एंड हॉकिंस को बहुत ही अच्छा फेवरेबल रिसेप्शन मिलता है 1609 में। अब हॉकिंस के पॉइंट में जो एक बेनिफिट था वो ये था, ही न्यू टर्किश, तुर्की जबान जो है हॉकिंस जानते थे, और ये ऑफ कोर्स असर था रेनेसांस का। सो इफ यू नो द लैंग्वेज ऑफ द एम्पायर, सो आपका एक अलग ही रिलेशन बन जाएगा इवन विद द एम्परर, और वो बात करते थे जहांगीर के साथ तुर्की में। सो इसकी वजह से उन्हें कोई भी एक मिडल मैन नहीं चाहिए था, कोई भी उन्हें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सो इमेजिन इफ यू कैन डायरेक्टली टॉक टू द एम्परर। सो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा जहांगीर पर, और ही गॉट सो इम्प्रेस विथ हिम कि उन्होंने उसे एक मनसबदार का रैंक दे दिया विद द सैलरी ऑफ 30,000। बट अपेरेंटली वो कभी उन्हें मिली नहीं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो उन्हें स्टेटस मिला टू फ्रॉम बीइंग अ मनसबदार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग मनसबदार क्या होता है? ये मनसबदार, सो मुगल एम्पायर में एक सिविल मिलिट्री पोजीशन हुआ करती थी मनसबदार की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पीपल ऑफ द स्टेट को दी जाती थी। ये एक डेसिमल सिस्टम था, और इसके हाईएस्ट रैंक जो 10,000 हुआ करते थे, और जिसे मनसबदारी का रैंक या पोजीशन मिलती थी वो बहुत ही हाईएस्ट पर्सन ऑफ द स्टेट माना जाता था। और हैविंग अ 400 रैंक ऑफ अ मनसब वाज अ वेरी बिग थिंग। मनसबदारी में दो रैंक होते थे, एक होता था जात रैंक और एक होता था सवार रैंक। बट ये मोर ऑफ अ ऑनररी पोजीशन है विथ रिगार्ड टू हॉकिंस। अगर अदर लोगों को जो मनसबदारी की पोजीशन फॉर एग्जांपल मान सिंह को मिली थी, वो एक्चुअल में वर्किंग पोजीशन थी, मगर अगर हम यहाँ देखें तो हॉकिंस को एक ऑनररी पोजीशन दी गई है, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग एंड वेरी अनहर्ड ऑफ। हॉकिंस ने जो है, ही ऑल्सो मैरिड
टू द डॉटर ऑफ एन अर्मीनियन क्रिश्चियन। हॉकिंस ने एक और जो काम किया वो था वहाँ के जो एक अर्मीनियन क्रिश्चियन थे मुबारक शाह, उनकी बेटी से शादी कर ली। सो अगेन वो नेटिव रूट्स बनाने लगे। बहुत ही ग्रांट्स मिली ट्रेडिंग फैसिलिटीज को इंग्लिश की, और ऑफ कोर्स ये किसे नाराज करेगा, पोर्चुगीज को। पोर्चुगीज ने बहुत मुश्किल से अरब्स का एंड किया था इंडिया की ट्रेडिंग सिस्टम में। नाउ दे हैव अनदर कॉम्पिटिटर और वो थे इंग्लिश। However, आफ्टर नेगोशिएशन अ ट्रूस, एक सॉर्ट ऑफ पीस की कंडीशन बन गई थी बिटवीन द पोर्चुगीज एंड द मुगल एम्परर। But the Portuguese stopped the English ships from entering the port of सूरत। एंड ये ऑफ कोर्स बहुत ही अपसेट करेगा और गुस्सा दिलाएगा हॉकिंस को। सो हॉकिंस जो है मुगल की कोर्ट छोड़कर चले जाते हैं 1611 में, और वो पोर्चुगीज को काउंटर नहीं कर पाते। तो इट इंट्रीग्स और चेक्स द वैसिलेटिंग मुगल पॉलिसीज। लेकिन हम देखेंगे कि 1612 के आते आते इंग्लिश की एक और शिप इंडिया आती है, और ये शिप का नाम होगा ड्रैगन, और इसके कैप्टन होंगे कैप्टन बेस्ट, और इसके साथ एक छोटी शिप भी होगी जो होगी ओशियनडर। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीज टू नेम, ड्रैगन एंड ओशियनडर। सो ये लोग बहुत ही सक्सेसफुली पोर्चुगीज के साथ लड़ेंगे, और जहांगीर जिसके पास उस वक्त में कोई इतनी इम्पोर्टेंट या वर्दी नेवी नहीं थी, वो जानेंगे कि इंग्लिश ने कैसे इतने पावरफुल पोर्चुगीज नेवी को हराया, और ये जहांगीर को बहुत ही इम्प्रेस कर देगा अबाउट द ब्रिटिशर्स। एंड फाइनली जो पोर्चुगीज के छोटे छोटे काम यहाँ वहाँ गलत वो चीज़ें कर रहे थे, वो उनके खिलाफ काम करेगा। और वो जो पायरेसी कर रहे थे इन द ओशन, ये भी एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है मुगल गवर्नमेंट और पोर्चुगीज के बीच में। और सबसे बड़ा काम होता है 1613 में, जब पोर्चुगीज ऑफेंड कर देते हैं जहांगीर को। और क्यों जहांगीर नाराज होते हैं? क्योंकि मुगल शिप्स जो हैं कब्जे में ली गई थी पोर्चुगीज के जरिए, और बहुत सारे मुस्लिम्स को उन्होंने बंधक बना लिया था, और उनकी जितनी भी कमोडिटीज और कार्गोस थे उसे प्लंडर कर दिया था, उसे तबाह कर दिया था, उसे लूट लिया था। और इसकी वजह से बहुत ही गुस्से में आ गए थे जहांगीर, और उन्होंने मुकर्रब खान जो इंचार्ज थे उस वक्त मुगल्स के सूरत में, उन्हें ऑर्डर दिया कि गो एंड गेट द कंपनसेशन। इस जो हमारा जितना नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन मुगल को चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि शाहजहां का जो रेन था, जहांगीर के बाद जब शाहजहां गद्दी पर आते हैं, तो जो एडवांटेजेस थे पोर्चुगीज को वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। हम देखेंगे कि जहांगीर के वक्त वो कम होने लगते हैं, लेकिन बाय द टाइम शाहजहां कम्स वो कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। नाउ मुगल्स आर नॉट हैप्पी विद द पोर्चुगीज एट ऑल। और जो पोर्चुगीज की लॉन्ग होप थी टू कन्वर्ट रॉयल फैमिली या फिर मुगल्स जो थे इंडिया में उन्हें क्रिश्चियनिटी में, वो भी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अ होप, वो जो उनकी एक होप थी पोर्चुगीज हेल्ड बिकॉज ऑफ द वेलकम, क्योंकि अकबर और जहांगीर ने उन्हें इतने होल हार्टेडली वेलकम किया था। स्पेशली अकबर, ही कॉल्ड फॉर 3 मिशंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, सो दे थॉट के पोर्चुगीज कन्वर्ट कर लेंगे मुगल्स को। बट स्लोली आफ्टर जहांगीर के ही वक्त में एंड में और शाहजहां के वक्त, बाय द टाइम इंग्लिश केम इनटू इंडिया, पोर्चुगीज ने इतनी चीज़ें की और दे टुक ओवर मुगल्स की कार्गोज एंड शिप्स, और उन्होंने बंधक बना लिए मुस्लिम्स को, विच डिड नॉट सिट वेल विद द मुगल्स, एंड अल्टीमेटली इनका रिलेशन पूरा यहाँ पर खत्म हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।